हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। आज हम एमसीक्यू पढ़ने वाले फंक्शनल एनालिसिस के, जिसके टॉपिक बेस्ड है। नॉन लीनियर स्पेसेस पे हम पढ़ेंगे, कॉम्पैक्ट सबस्पेस पे पढ़ेंगे और हिल्बर्ट स्पेस और सीक्वेंसेस जो है कॉसी कंप्लीट। और जो सम स्पेसेस है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी देखेंगे हम एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली। हम मैट्रिक स्पेसेस और जो ओपन और क्लोज होते हैं वो देखेंगे। और इसके समथिंग थ्रू हम देख लेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो भी उसमें कुछ प्रॉपर्टीज फुलफिल होती है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, इन अ नॉन लीनियर स्पेस। अब हमको क्या दिया, एक नॉन लीनियर स्पेस दिया है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, प्रत्येक नॉन लीनियर स्पेस जो दिया है उसमें प्रत्येक जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो कैसा होना चाहिए। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस मीन्स उसकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ये होती है कि उसका जो लिमिट है वो कैसी होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। मीन्स वो कहाँ सेट तक जा रहा है, किस सेट पे है, वो फाइनाइट होना चाहिए। लिमिट हम सपोज करेंगे फाइनाइट एन है, तो हमारा क्या होगा, वो कन्वर्जेंट कहलाता है। तो इसके लिए हमको क्या बताया पहले, इन अ नॉन लीनियर स्पेस। लेकिन ये ध्यान रखिए हमको क्या दिया, एक नॉन लीनियर स्पेस दिया है। और नॉन लीनियर स्पेस के लिए कितनी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, 4 कंडीशंस। तो नॉन लीनियर की कंडीशंस क्या होती है, जो नॉन लीनियर स्पेस है उसकी कंडीशंस होती है 4 होती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो एक्स और वाई यदि हम उसको हम लेंगे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो लेते हैं, हम सपोज करेंगे एन के हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम रियल भी सपोज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स और बोथ रियल, ये दोनों नंबर्स में होता है, लीनियर स्पेस है। अभी क्या करेंगे, हम इसको एक नॉर्म के बीच में फंक्शन करेंगे। यदि हमारा एक क्या है, एक नॉर्म है और हम इसको किसके थ्रू फंक्शन कर रहे हैं, एक हो सकता है हम मैपिंग में ले सकते हैं, जो आप फंक्शन लेना चाहे एफ भी ले सकते हैं। ये फंक्शन कहाँ से, एन के इसमें है, ये वाला फंक्शन है एन के बीच में नॉर्म। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे नॉन लीनियर स्पेस। यदि ये कितनी प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, 4 प्रॉपर्टीज को। तो पहले जो हमारा एक्स है वो क्या होना चाहिए, नॉर्म ऑफ एक्स वो होना चाहिए इज ग्रेटर देन इक्वल। मतलब यहाँ एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी वो कितनी होना चाहिए, 0 से बड़ी होना चाहिए। हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है नॉन लीनियर के लिए। और सेकंड हमारी जो हम इसको दे सकते हैं प्रॉपर्टीज में, हम N1 N2 भी इनको दे सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज के रूल है। N1 N2 हम यदि इनको देना चाहे तो आप जो भी सीक्वेंस में देना चाहे वो दे सकते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होती है नॉर्म ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। बट इसमें इम्प्लीकेशन क्या होता है, यदि नॉर्म ऑफ एक्स डायरेक्टली एक्स 0 के इक्वल हो गया तो क्या होगा, एक्स भी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये कंडीशन होगी। यदि एक्स 0 के इक्वल हो गया तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। मतलब ये दोनों इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन हो गई है। यदि एक कंडीशन फुल है तो दूसरी भी होंगी सेटिस्फाइड, यदि एक सेटिस्फाइड है तो दूसरी डेफिनेटली होंगी, ये कंडीशन हो गई। और इसके लिए हमारी थर्ड एंड थ्री क्या कंडीशन होती है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, जहाँ पे एक्स और वाई हमने क्या लिए हैं, तो एलिमेंट्स लिए हैं। किसके हैं ये हमारे एलिमेंट्स, एक्स और वाई बोथ किसके हैं, एन के हैं, क्योंकि एन के हमारा कॉम्प्लेक्स और रियल हमने जो लिया है लीनियर स्पेस है ये। एंड फॉर लीनियर स्पेस तो हमने लिया। तो अब हमारे थर्ड कंडीशन क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई जो है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इस लेस देन आर इक्वल होना चाहिए नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये हमारी होगी थर्ड कंडीशन। और हमारी फोर्थ कंडीशन क्या हो गई, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स, जहां पर अल्फा क्या है हमारा स्केलर है, तो ये अल्फा किस में रहेगा, नॉर्म में नहीं रहेगा। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, मॉड। अब ये क्यों मॉड में है, क्योंकि अल्फा है हमारा स्केलर। अब स्केलर वो होता है वो नॉर्म में नहीं होते, तो नॉर्म ऑफ एक्स हो जाए, क्योंकि एक्स हमारे ये एक्स और वाई दोनों जहां पर सभी एक्स वाई किस में बिलोंग करते हैं, कैपिटल एन। तो ये हमारी नॉन लीनियर की कंडीशन होगी। तो नॉन लीनियर के लिए हमारी इतनी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर स्पेस कहलाएगा। तो इसके लिए हमको प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, तो प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या हमारे ऑप्शन है, ओनली सीक्वेंस होना चाहिए या कन्वर्जेंट होना चाहिए, कॉशी सीक्वेंस होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है, जब भी कोई सीक्वेंस होता है वो नॉन लीनियर स्पेस में है तो उसको हमेशा क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में कॉशी सीक्वेंस होना चाहिए। कॉशी क्यों, क्योंकि क्या है, इसकी लिमिट है हमारी फाइनाइट। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, सी, कॉशी सीक्वेंस, क्योंकि इसकी लिमिट है जो फाइनाइट होंगी। और यदि ये कॉशी सीक्वेंस है तो डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि हम जो लिमिट लेंगे एक्स और एक्स 0 के बीच में जो भी लिमिट लेंगे हम, वो हमेशा क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि जो सीक्वेंस होगा वो कॉशी होगा। इसलिए हमारा इसका आंसर होगा कॉशी सीक्वेंस। तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम क्या है। तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है और नॉन लीनियर स्पेस। अब फिर से नॉन लीनियर स्पेस जो हमारा है वो हम उसके लिए कितनी कंडीशंस को फॉलो करेंगे, 4। जहां पर हम एक सेट लेंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स और लीनियर स्पेसेस का है। इसमें हम 2 एलिमेंट लेते हैं एक्स और वाई, ये दोनों किसके हैं, एन के, कॉम्प्लेक्स और बहुत रियल है। विच इज कंप्लीट, यदि ये कंप्लीट है तो कंप्लीट की क्या डेफिनेशन होती है कि यदि कोई भी हमारा जो नॉन लीनियर स्पेस है हम उसको कंप्लीट कब कहेंगे, इफ एंड ओनली क्या होगा, हमारा कॉशी सीक्वेंस होगा। यदि हमने एन को कॉशी सीक्वेंस लिया तो वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। दैट इज मीन्स क्या होगा, कन्वर्जेंट है। तो यदि एन हमारा हम क्या ले रहे हैं, उसको कन्वर्जेंट ले रहे हैं, तो इसके लिए कॉशी सीक्वेंस हम जो बनाएंगे एक्स एन, ये ऐसा होना चाहिए कि इसके लिए सारे एलिमेंट हम जो एक्स 0 लेंगे ये भी किस में होना चाहिए, एन में ही होना चाहिए। तो ये जो हमारा एक्स 0 फिक्स्ड एलिमेंट है ये भी किसके अंदर आना चाहिए, एन के अंदर। तो एक्स 0 एन में, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट की डेफिनेशन। तो अभी हमने जो कन्वर्जेंट में देखा वो सेम किस में बेसिस है, कंप्लीट में। तो एक नॉन लीनियर स्पेस क्या होगा, कंप्लीट कहलाएगा।
मेट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंगली, तो हम उसको क्या कहेंगे, कौन सा स्पेस कहेंगे? तो हमारे ऑप्शन से यूनिटरी स्पेस, बनाक स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस या इनमें से कोई नहीं। अब यूनिटरी तो सिंपली किसको हम डिसाइड करता है, यूनिटरी समझ में आ रहा है, ये वन अकॉर्डिंगली वन को स्पेस को शो करता है। और बनाक स्पेसेस सेकंड ऑप्शन हमारा। और यूक्लिडियन, बोथ जो होते हैं एलिमेंट यूनिटरी और यूक्लिडियन में समथिंग सेम होते हैं, तो इसलिए यूक्लिडियन और यूनिटरी तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियर स्पेसेस से अकॉर्डिंगली बिलोंग नहीं करेंगे, ना ही इसमें कोई फिक्स्ड एलिमेंट होता है बोथ में। तो क्या होगा इसका आंसर, बनाक स्पेसेस। बनाक स्पेसेस की हमेशा ये डेफिनेशन होती है कि एक नॉन लीनियर स्पेस यदि वो कंप्लीट है मेट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंगली, तो क्या होगा, बनाक स्पेस कहलाएंगे। ये होगी हमारी बनाक स्पेस की डेफिनेशन। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बनाक स्पेस। तो हमारा हम थर्ड नंबर का आंसर, थर्ड नंबर का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। तो हमारा थर्ड नंबर का ऑब्जेक्टिव है विच कंडीशन इज ट्रू फॉर नॉन लीनियर स्पेस। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि किस कंडीशन के लिए नॉन लीनियर स्पेस, किस कंडीशन में नॉन लीनियर स्पेस के लिए कंडीशन ट्रू है। तो हमारी कंडीशंस अकॉर्डिंगली है, फर्स्ट है हमारा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। सेकेंड है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। और थर्ड कंडीशन है हमारी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन आर इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो देखिए ये किस कंडीशंस के लिए हमारे को सेटिस्फाइड करना है, नॉन लीनियर स्पेस के लिए, ये आप इंक्लूडेड रखिए। तो हमने जो देखा था वो क्या था हमारा, जो हमने नॉन लीनियर की कंडीशंस, इसके पहले जस्ट हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो देखा उसमें मैंने नॉन लीनियर की चारों कंडीशंस को डिफाइन किया। तो उसमें क्या डिफाइन किया हमने कि जो नॉर्म ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन आर इक्वल होना चाहिए जीरो के। और सेकंड थे हमारी नॉर्म ऑफ एक्स जीरो के इक्वल होना चाहिए। जो हमारी थर्ड कंडीशन थी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, जो हमको कहाँ दिख रही है, सी में दिख रही है, जो हमारी यही थर्ड कंडीशन होती है कि नॉर्म ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो ये किसके लिए होगी, नॉर्म स्पेस। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, नॉन लीनियर। इसके लिए हमको नॉन लीनियर स्पेस की चारों कंडीशंस को पता होना, कि चारों कंडीशंस नोन होना कि हमने ये वाली कंडीशंस को डिफाइन किया है। तो चारों कंडीशंस में कौन सी कंडीशन होती है, हमारी थर्ड कंडीशन होती है, और ये थर्ड में ही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था, फॉर नॉन लीनियर स्पेस, यदि इसकी अकॉर्डिंगली यहाँ पे विच कंडीशन इज ट्रू फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेस आता, या इनर जो हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस इन हिल्बर्ट स्पेस आता, तो इसके लिए इसका आंसर चेंज होता। क्यों, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमारा आंसर जो होता क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई हो जाता है इसका आंसर। बट यहाँ पे अभी क्या है, हमको दिया नॉन लीनियर स्पेस, तो नॉन लीनियर स्पेस के लिए तो जो ये होगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा नॉ, अगर यदि इनर प्रोडक्ट स्पेस आता तो हम आंसर इसका फर्स्ट करते, बट अभी हमको यहाँ पे नॉन लीनियर, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स वाला थर्ड जो हमारा होता है, इसकी चार कंडीशंस में हमारी थर्ड कंडीशन होंगी। तो इसके लिए याद रखिए आप, इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमको जो कंडीशन हर अकॉर्डिंगली हर टॉपिक के लिए जो होता है उनके जो रूल्स होते हैं वो चेंज होते हैं। सम प्रॉपर्टीज में रूल होता है डिफरेंट और सम प्रॉपर्टीज में रूल डिफरेंट, इसलिए आपको एक प्रॉपर्टीज को ही क्लियर करना और क्लियरली उसका डेफिनेशन और उसको डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, शो कैसे किया जाता है, उसको पूरा क्लियर करना। तो चलिए हम इसको डीपली ना देखते, फोर्थ ऑप्शन पे बढ़ते हैं, फोर्थ ऑब्जेक्टिव पे बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव है अ सबसेट एम ऑफ एक्स। अब इतनी लाइन में हमको क्या समझ में आ रहा है, जो हम सेंटेंस में कि एक सबसेट एम वो किसका है, एक्स का है, तो एम इज द सबसेट ऑफ एक्स, ये एम का सबसेट है एक्स का। तो इस सेट टू बी कॉम्पैक्ट, अब हम इसको क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट। अब देखिए कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन होती है हर एवरी पोजीशन में चेंज होती है, एवरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो होती है कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन वो होती है और डिफाइन तो होती है बट डिफरेंटली डिफाइंड होती है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है हमको, कॉम्पैक्ट दिया है, तो कॉम्पैक्ट के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली है। तो अब यदि वो कॉम्पैक्ट कहलाएगा इफ एवरी सीक्वेंस, तो प्रत्येक सीक्वेंस हम सपोज कर रहे हैं एक्स एन हमारा सीक्वेंस, इसके पास क्या होना चाहिए, इसका एक हैज अ, अब कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए एम में जो है, वो हमारा ऑप्शन से कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए, या ओनली कन्वर्जेंट सीक्वेंस होना चाहिए, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हमको इजीली इसकी डेफिनेशन को इंक्लूड जाना पड़ेगा कि यदि एम क्या है, सबसेट किसका, एक्स का, तो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। यदि प्रत्येक जो एम एवरी सीक्वेंस इन एम, जो एम के हमारे सपोज करेंगे हम, इसमें x1 x2 इतने एलिमेंट्स है, x1 x2 अप टू डेट डैश, हम xn तक एलिमेंट ले रहे हैं, ये हमारा एम सेट है। तो इसके अंदर क्या है, अब इसका जो है सेट एक्स है और इसके अंदर है सबसेट एम, इसके एलिमेंट्स है x1 x2 xn तक। तो ये क्या होगा हमारा, ये कब कहलाएगा, कॉम्पैक्ट। यदि इसके एवरी सीक्वेंस जो एक्स है इसका भी क्या होना चाहिए, एक सब सीक्वेंस होना चाहिए, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा तभी ये क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट। तो हमारा इसका आंसर होगा कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो हमारा जब इसका सब सीक्वेंस बन जाएगा तब ये कहलाएगा कॉम्पैक्ट।
ना कि ओनली कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओनली कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो है सब सीक्वेंसेस चाहिए, क्योंकि पहले से ही कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कंडीशंस को फुलफिल कर लेगा, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ए। तो चलिए हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हमारा क्या है। तो हमारा 5th नंबर का ऑब्जेक्टिव है, लेट एक्स एंड वाई बी नॉन लीनियर स्पेस। फिर से हम किस कंडीशन में आ गए, नॉन लीनियर स्पेस के लिए। इसके लिए हमारी कितनी कंडीशन फुलफिल हो रही थी, 4। एंड लेट टी बी ए कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्म। हमने टी को क्या लिया है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्म। हम इसको किससे शो करते हैं, टी रेस्ट टू द पावर ऑफ एन से शो करते हैं। जब भी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्म की बात हो तो हम टी रेस्ट टू द पावर ऑफ एन से शो करेंगे। तो हमने यहाँ पे एन लिया, इसकी लिमिट ये है, ऑन एक्स रेस्ट टू द पावर ऑफ एन इंटू वाई रेस्ट टू द पावर ऑफ एन। देन अब यहाँ पे एक्स और वाई बोथ क्या है, ये नॉन लीनियर स्पेसेस है, बट हमने इनको कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्म में लिया है, इसलिए क्या हुए, एक्स की रेस्ट टू द पावर ऑफ एन आया है और वाई रेस्ट टू द पावर ऑफ एन, दोनों कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्म में, इसलिए इनको इस टाइप से शो किया है। तो ये हो गए। तब देन ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट ऑप्शन है, टी रेस्ट टू द पावर ऑफ एन इज एक्स इज इक्वल टू टी एक्स होगा। क्या जो हमारा लिमिट बन रही है टी की और एक्स जो हमारा है एलिमेंट एक्स और वाई जो नॉन लीनियर है, स्मॉल एक्स किसका एलिमेंट है, कैपिटल एक्स का। तो ये जो हमारा एलिमेंट है सेट्स में, तो ये टी इन टी रेस्ट टू द पावर ऑफ एन एक्स क्या होगा, टी एक्स के इक्वल होगा। और सेकंड कंडीशन है नॉर्म ऑफ टी एन, टी रेस्ट टू द पावर ऑफ एन क्या होगा, नॉर्म ऑफ टी के। मतलब सीधे सी बात क्या है, टी एन किसके इक्वल होगा, टी के। यानी कि ये जो हमारा जो कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्म है किसके इक्वल होना चाहिए, एक ऑपरेटर टी जो हम लेंगे, एक सपोजली ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, वो हमारा होना चाहिए इक्वल। तो इसके लिए क्या कंडीशन होंगी, तो ये दोनों बोथ कंडीशन ट्रू है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी टी का हम यदि एक्स को इंक्लूडेड ना करें तो हमारा क्या होगा, टी एन इक्वल टी के, और ये भी यदि हम नॉर्मल को इंक्लूड ना करें तो टी एन इज इक्वल टू टी। इसलिए दोनों कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाइड होंगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, आंसर होगा सी। तो हम इसका आंसर हम दोनों कंडीशन में इंक्लूडेड करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम भी हम कर सकते हैं कि क्या नॉन लीनियर स्पेसेस है, तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों कंडीशन ट्रू है। तो ये एक थ्योरम भी हो सकती है, और अब ये एक ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड है, बट ये नॉन लीनियर स्पेस इसमें डिफाइन करना है, तो इसलिए आपको सबसे पहले नॉन लीनियर की डेफिनेशन क्लियर करना होगा। यदि नॉन लीनियर डेफिनेशन क्लियर है तो आप सारे एमसीक्यूज क्लियरली कर सकते हो। तो हमारा अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो हमारा 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इफ एक्स एंड वाई बी वेक्टर। अब हमने एक्स और वाई को क्या लिए, वेक्टर लिए हैं। तो हमारा एक्स जो हम कैपिटल एक्स सपोज करते हैं इसको, तो हमारे एक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे x1 x2 अप टू डेट एक्स, ये हो गए हिल्बर्ट स्पेसेस में, और वाई हमारे हो गए y1 y2 अप टू डेट डैश y। ये दोनों क्या है, वेक्टर्स है, और किसके अंदर, एक हिल्बर्ट स्पेस एच के अंदर है, जिसको हम एच से शो करते हैं। तो एच के अंदर है दोनों, मतलब एक्स और वाई क्या है, बिलोंग करते हैं कैपिटल एच में। ये एच क्या है, हिल्बर्ट स्पेस। देन एक्स इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल टू वाई। तब हम एक्स को किस पर क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल कहेंगे वाई पर। तो हम इसको किस टाइप से शो करेंगे, यदि एक्स ऑर्थोगोनल है वाई पर तो हम इसको इस टाइप से शो करते हैं कि एक्स ऑर्थोगोनल है किस पे, वाई पे। तो ये ऑर्थोगोनल का सिंबल हो गया इस टाइप से। तो हम इसको क्या सपोज करेंगे कि एक्स किस पे है, ऑर्थोगोनल, हम इसको कहेंगे इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल। एक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है वाई पे। तो कैसे, यदि किस कंडीशन को फॉलो करेगा तो कहलाएगा। तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है हमारा एक्स वाई इक्वल वाई एक्स होगा, सेकंड एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और सी है एक्स वाई के 0 के इक्वल होगा, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या होता है, ऑर्थोगोनल सेट्स के लिए जब भी हमको बताना पड़ता है तो हम उसको इस टाइप से शो करते हैं कि एक्स ऑर्थोगोनल है वाई पर, या वाई ऑर्थोगोनल है एक्स पर। ये कंडीशन जब होती है हमारी सेटिस्फाइड, तो ये ऑर्थोगोनल को हमको शो करना है। और हिल्बर्ट स्पेस में क्या होता है, ये हमारी कंडीशन होगी हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज की, बट ये ऑर्थोगोनल के लिए नहीं है। यदि वो ऑर्थोगोनल है तो क्या होना चाहिए, एक्स और वाई को, यदि दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है तो कौन सी कंडीशन, तो सेकंड भी नहीं हो सकती, इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यदि वो 0 के इक्वल नहीं तो ऑर्थोगोनल तो होंगे ही नहीं। बट हाँ, थर्ड हमारी क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन फॉलो होंगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। यदि 0 के इक्वल है तो क्या होंगे, एक्स ऑर्थोगोनल है वाई पे, तभी किसके इक्वल है, 0 के। तो ये कंडीशन फुल होंगी तभी ये ऑर्थोगोनल कहलाएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब हम 7th नंबर का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। तो हमारा 7th नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स। हमने एक इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स लिया है जहां पर एक्स हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब बोथ जो एक्स कैपिटल एक्स के एलिमेंट्स है कौन कौन से, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ये दोनों एलिमेंट है। देन द इक्वेशन, अब हमको एक इक्वेशन दी है, इसको बताना है इसको किस तरीके से जानते हैं। तो एक इक्वेशन है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोष्टक में नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर इज नोन एज। इसको क्या जानते हैं हम, किस इक्वेशन को किस नाम से कहते हैं, या किस तरीके से हम इसको जानते हैं। तो हमारे ऑप्शन है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, सेकंड है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, थर्ड है हमारा स्क्वायर्स इनइक्वलिटी, और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए जनरली क्या होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमने दो एलिमेंट्स लिए एक्स और वाई जो कैपिटल एक्स के हैं, इनको किस टाइप से डिफाइन करते हैं। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम इसमें दो एलिमेंट्स लेते हैं, सपोज हम एक्स वाई जो इसमें दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, इसके बीच में हमको इंक्लूडेड तीसरा एलिमेंट करना पड़ेगा। एक्स वाई है तो हम इसको कैसे हम अकॉर्डिंगली इसको शो करते हैं, एक्स वाई यदि है तो हमको एक्स और वाई दोनों चाहिए, यदि एक्स और वाई है तो इसके बीच में हम एक तीसरा एलिमेंट लाते हैं जेड, तो हम इसको एक्स जेड प्लस जेड वाई, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होगी। मतलब इसमें हमको तीन एलिमेंट चाहिए, तो ये इसमें तीन एलिमेंट तो हमको शो हो ही नहीं रहे, ओनली एक्स और एक्स वाई हो रहे हैं। तो एक्स और वाई का इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, ये मतलब समांतर चतुर्भुज के जो नियम होते हैं वो तो इसमें इंक्लूडेड है ही नहीं, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर्स इनइक्वालिटी में जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमको इसको दो एलिमेंट चाहिए, हम उसका एडिशन भी करते हैं और सब्ट्रैक्शन भी। इन दोनों की डिफरेंट वैल्यू होती है, बट जो हम सर्वसमीका भी पढ़ते हैं ए और बी वाली, वो भी सेम डिफरेंट होती है। ये भी इसी के टाइप्स में अकॉर्डिंगली है कि जैसे हम पढ़ते हैं वैसे इसमें दो एलिमेंट्स की हमने पहले क्या लिए है, एक्स और वाई का एडिशन किया है, फिर सब्ट्रैक्शन करा है और उनको बाद में ऐड कर दिया, तो स्टेप से हो गया। तो इसलिए कौन सी इक्वलिटी कहलाती है, स्क्वायर्स इनइक्वलिटी। इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी, स्क्वायर्स इनइक्वलिटी। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि जो ट्रायंगल में उसमें थ्री एलिमेंट्स लगते हैं, क्योंकि वो दोनों को इंक्लूडेड करना पड़ता है, इसमें एक एलिमेंट छुपा होता है। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। और स्क्वायर्स इसके बिल्कुल सेम है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस में स्क्वायर्स इनइक्वलिटी का पूरा ये जो है स्टेटमेंट ही होता है कि किस टाइप से इन इनर प्रोडक्ट स्पेस में इसको शो किया जाता है और कौन से एलिमेंट इनमें डिफाइन किए जाते हैं। अब हम 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हमारा क्या है। तो हमारा 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, हम फर्स्ट इसको रीड कर लेते हैं। विच इज लीनियर ऑपरेटर, इनमें से कौन सा लीनियर ऑपरेटर है या लीनियर ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। तो हमारे ऑप्शन है जीरो ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लीनियर ऑपरेटर के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन जो होती है इसकी लीनियर ऑपरेटर की, हम इसको किस टाइप से डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो वाले, मल्टीप्लीकेशन या जो हम करते हैं वो किस में आना चाहिए, वो बोथ एलिमेंट्स में आना चाहिए। जैसे कि हम अल्फा ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं, या हम एक्स प्लस वाई जो ले लेते हैं, इनको अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए, शो करना पड़ता है। तो हम अल्फा एक्स प्लस वाई यदि लेते हैं तो एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, हमारा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई होना चाहिए। मतलब हमको सेपरेटली एलिमेंट्स को क्या करना पड़ता है, डिफाइन। तो हमारे लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज में आता है ये वाला सारा। तो इसके कौन से है, ये कौन से एग्जांपल से लीनियर ऑपरेटर कौन कौन से, तो हमारा जीरो ऑपरेटर है या आइडेंटिटी। जो हमारा जीरो ऑपरेटर होता है सिंपली हम उसको इंक्लूडेड करते हैं सिंगलटन सेट साइड से, और आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये क्या लीनियर ऑपरेटर है, यस डेफिनेटली लीनियर ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि जीरो और जो आइडेंटिटी ऑपरेटर हम इनको शोइंगली करते हैं किसमें, हम इनको सेपरेटली इनके सेट्स बना लेते हैं, सिंगलटन सेट्स में आते हैं, और आइडेंटिटी की वैल्यू तो 1 होती है, इसलिए ये क्या लीनियर ऑपरेटर के बोथ एग्जाम्पल है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि क्या है, जीरो और आइडेंटिटी ऑपरेटर दोनों लीनियर ऑपरेटर के एग्जांपल्स ही है। जब भी लीनियर ऑपरेटर के एग्जांपल्स की हम इंक्लूडेड करेंगे तो जीरो ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर को बोथ को इंक्लूड करेंगे। तो हमारे इसके आंसर क्या होंगे, बोथ ए एंड बी। अब हम 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हमारा क्या है। तो हमारा 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, अ कॉम्पैक्ट सबसेट एम ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज बोथ। हम इससे पहले भी एक ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, क्या था हमारा, उसमें एम भी सबसेट था और हम उसको क्या कह रहे थे, बना के स्पेस कह रहे थे। क्यों? क्योंकि हम वो बना के स्पेसिस था, क्योंकि वो कंप्लीट था। अब यहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्ट सबसेट जो हमारा मैट्रिक स्पेस है इस बोथ, उसको दोनों में क्या होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएंगा, हमारे कॉम्पैक्ट सबसेट कहलाएंगा। एक कॉम्पैक्ट सबसेट यदि मैट्रिक स्पेस है तो वो दोनों में क्या होना चाहिए, और उसमें हम वहां पे क्या देख रहे थे, हम उसकी डेफिनेशन देख रहे थे, क्यों किस टाइप से होगा, मैट्रिक स्पेसेस में होगा तो कॉम्पैक्ट क्यों होगा, यदि होगा भी तो। और एक बना स्पेसिस में था कि क्या होगा। तो हमारे ऑप्शन है ओपन एंड बाउंडेड, बी है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, और थर्ड है लीनियर एंड बाउंडेड, और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, कॉम्पैक्ट सबसेट यदि एम इसका सबसेट है एक्स का और वो मैट्रिक स्पेस होगा तो उसको क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे क्या, जब भी हम किसी मैट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्ट बताते हैं, कॉम्पैक्ट के लिए हमको क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए और बाउंडेड भी। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी। जब भी कॉम्पैक्ट की बात हो तो आपको क्लोज होना चाहिए, क्योंकि एम इसका सबसेट एक्स का, तो जहाँ पे एम क्या होना चाहिए, इसका क्लोजर होना चाहिए, यानी कि एम क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सेट होना चाहिए, और यदि वो क्लोज्ड है तो बाउंडेड भी होना चाहिए। इंक्लूडेड ले बाउंडेड इसलिए तीनों ऑप्शंस में कंपलसरी, क्योंकि बाउंडेड जो होता है यदि वो बाउंडेड होगा तो ही वो क्लोज्ड और ओपन होगा, इसलिए पहले बाउंडेड होगा तब वो क्लोज्ड होगा। तो जब भी कॉम्पैक्ट सबसेट की बात होती है तो क्या होना चाहिए, वो सेट को हमेशा क्लोज्ड और बाउंडेड होना चाहिए, इसलिए इसका हमारा क्या होगा, एक आंसर क्लोज्ड और बाउंडेड होगा, बी। तो अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या हमारा। तो हमारा 10th एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव है, इफ इन द स्पेस आर एस टू द पावर ऑफ एन। हम इसको क्या ले रहे हैं, यूक्लिडियन या यूनिटरी या लीनियर स्पेसेस के अकॉर्डिंगली हम इसको शो कर रहे हैं। तो ये हम सपोज करेंगे कि हमारा एक लीनियर स्पेस है,
इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस में क्या होता है, डिफरेंट शो होता है। तो यहाँ पे एक्स वाई किसके एलिमेंट्स, इसी के एलिमेंट है, यानी कि लीनियर स्पेसेस एक्स और वाई वेयर अब कैपिटल एक्स के हम जो ये एलिमेंट्स है, अब इसको हमको स्टेप से शो करा है, हमने इसके अकॉर्डिंगली बना ली है कि फाइनाइट से हमारे हमने इसका सेट्स बनाया। तो हमारे हम फर्स्ट है झाई 1 झाई 2 झाई 3 अप टू डैश डैश कहाँ तक है झाई n, मतलब ये क्या है, फाइनाइट है, इसकी लिमिट हमको पता है कि कहाँ तक है n तक। क्यों? क्योंकि ये लीनियर स्पेस में हमको पता है n है, मतलब दोनों की जो एंडिंग पॉइंट होगा वो कहाँ तक होगा, n तक होगा। तो ये झाई का हमने एक सेट लिया झाई 1 झाई 2, इसमें झाई n तक बिलोंग कर रहा है x में, और हमने एक दूसरा सेट लिया है y। तो y क्या है, ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 अप टू डैश डैश ईटा n। तो हमने एक x का सेट लिया है वो झाई में, और जो y का सेट लिया है वो क्या है, ईटा में। तो ये दोनों क्या है, हमारे स्पेसेस लीनियर स्पेसेस में बिलोंग कर रहे हैं। एंड इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, अब हम इनर प्रोडक्ट को इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि क्या होता है एक्स और वाई, जो हम इस टाइप से इनइक्वलिटी में डिफाइन करते हैं एक्स वाई। तो ये होगा हमारा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n झाई आई इटाई। हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं, ये झाई का हमने एक सेट लिया है और ईटा का एक सेट लिया, तो ये झाई आई और ये इटाई। इसको किस टाइप से शो करेंगे, देन आर एस टू द पावर ऑफ एन, मतलब ये लीनियर स्पेस इज अब जो ये होगा, ये किस टाइप से होगा, ये कौन से स्पेसेस में हम जो इनर प्रोडक्ट स्पेस में करते हैं, तो किस टाइप से इसको डिफाइन करते हैं, झाई और ईटा जो प्रोडक्ट स्पेसेस है, हम इनको किस टाइप से करेंगे। तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है टोपोलॉजिकल स्पेस, बी है हॉस्डॉर्फ स्पेस, सी है हिल्बर्ट स्पेस, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसके जस्ट पहले हमने जो देखे थे ऑब्जेक्टिव, इसमें एक जगह क्या आया था हमारे को, इनर प्रोडक्ट स्पेस में आया था कि जो इक्वलिटी हमको किस टाइप से शो करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस में डिफरेंट होता है टोपोलॉजिकल। अब यदि हम बात करें टोपोलॉजिकल स्पेस, तो इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स को हमको इंक्लूडेड करना पड़ता है। यदि हम टा को एक टोपोलॉजिकल स्पेस करें, तो टा के लिए वो डिफरेंट कंडीशन होती है कि यदि वो एलिमेंट है मेंबर, तो इसका इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, टा में बिलोंग करना चाहिए, मतलब बोथ यूनियन और इंटरसेक्शन टा में बिलोंग करना चाहिए। और हॉस्डॉर्फ स्पेस में क्या होता है कि यदि n1 और n2 हमने बोथ नेबरहुड लिए है, तो ये इनका इंटरसेक्शन या यूनियन क्या आना चाहिए हमारा, जो वो आना चाहिए एम्प्टी सेट के इक्वल। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन बोथ क्या आना चाहिए हमारा, एम्प्टी सेट। तो ये हो गया। और हिल्बर्ट स्पेस में क्या होता है, जो हम दो एलिमेंट लेते हैं एक्स और वाई, इनके क्या आना चाहिए, हमको फाइनाइट सेट्स मिलना चाहिए, इनके अंदर नंबर ऑफ फाइनाइट्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए। तो हमारा मिल रहा है इसके अंदर नंबर ऑफ फाइनाइट, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हिल्बर्ट स्पेस। क्योंकि दोनों कंडीशंस को हम मिरर बता चुके हैं, क्योंकि हमारे इसमें कहीं ना कहीं ये मैच फाइंड नहीं कर पा रही है, इसलिए हमको आई और वाई की वैल्यू हमको पता है क्या है, इंक्लूडेड है। यदि हम यहाँ पे समेशन हटाए, तो हमारी फिर से हमको एक्स और वाई की जो इंक्लूडेड मिल जाएंगी, यानी कि हमने दो सेट्स को इंक्लूड करके हमें समेशन बनाया है। तो इसी में हमको क्या मिलेगा, इसका जो हमारा रिलेटेड है टॉपिक्स, वो उसी में हमको इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। इसलिए इनर प्रोडक्ट स्पेस का आंसर क्या होगा, हिल्बर्ट स्पेस। तो हमारा 10th का आंसर होगा सी। आप आपको एमसीक्यू क्लियर करने के लिए पूरी डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी होंगी कि कैसे एमसीक्यूज को क्लियर किया जाता है, क्रैक किया जाता है। तो अब देखिए ये स्पेसेस में है, तो डेफिनेटली आपको स्पेस की सबसे पहले डेफिनेशंस पूरी क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको एमसीक्यू को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए आप पहले डेफिनेशन को क्लियर कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।